तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सरगम और स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी में, समझिएगा, काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर नंबर 1? जिसका नाम है कड़बक। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कड़बक का अर्थ। देखिए, जानेंगे कि कड़बक का मतलब क्या होता है। देखिए बाबू, कड़बक एक प्रकार की साहित्यिक क्या होता है, दोहा होता है। क्या होता है? साहित्यिक दोहा होता है, जिनमें 5 या 7 दोहे होते हैं। याद रहेगा, कड़बक में कितने प्रकार के दोहे होते हैं? कि तो कि 5 रहेंगे और नहीं तो 7 रहेंगे। ठीक है। और जो कड़बक है, इसके जो राइटर है आप लोग सामने दिखाई दे रहे होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए, हाँ, लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात के आश्वासन दिलाता हूं, अगर ये टोटल के टोटल पूरा बिना स्किप किए अगर वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि 100% आपको समझ में आएंगे। ठीक है, चल आइए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे लेखक परिचय। क्या जानेंगे? लेखक परिचय। क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड का, वो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव ही आ रहे 50 मार्क्स का, और उसके बाद सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आपका अगर क्लियर होते हैं तो भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मारने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं, एकदम अच्छे से, ढंग से देखिएगा, एकदम अच्छे से, मस्त से। चलिए देखते हैं। बात करें जो कड़बक जो पाठ है, उसके जो रचनाकर हैं, रचनाकर बोले तो लेखक, जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। बाबू, कड़बक पाठ के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। समझ में आ रहा है ना? मलिक मोहम्मद जायसी। याद करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा, आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो पूरा हिंदी में। बात करिए, पुनः जान जाइए, कड़बक जो पाठ है उसके जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और उनका जन्म की बात करें तो 1492 ईस्वी में। याद रहेगा, देखिए, पहले के लोग हैप्पी बर्थडे तो मनाते नहीं थे, और वो जन्म मृत्यु पर ध्यान नहीं देते, कब हुआ कब नहीं। लेकिन देखिए बबुआ, इनका जन्म तो 1492 में हुआ था, ये भी अनुमानित मतलब समझ में आ रहा है ना? अनुमान लगाया गया कि 1492 में हुआ था। इनका पूरा के पूरा जन्म तिथि जो है पाता नहीं है। और निधन की बात करें 1542। याद रहेगा, 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और इनका निधन हुआ था। ये भी क्या है? अनुमानित है। अनुमानित मतलब बुझा रहे ना, अनुमान लगाकर लिखा गया है। निवास स्थान की बात करें, निवास स्थान बात समझ रहे ना, कि इनका जो निवास स्थान था जायस, और कब्र जो है अमेठी में। कब्र का मतलब समझ रहे, इनको दफनाया गया है अमेठी में, जो कि दोनों के दोनों पड़ता है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। पुनः एक बार जानिए, इनका जो जन्म यानी कि निवास स्थान है जायस, याद रहेगा, मलिक मोहम्मद जायसी, और उनका गांव का, सॉरी, उनका निवास स्थान का था जायस। और उनकी कब्र मरने के बाद, देखिए, ये चूंकि मुस्लिम एक कवि हैं, इनको मरने के बाद दफना दिया जाता है, पता है ना, मृत्यु के बाद दफना दिया जाता है मुस्लिम धर्म में। तो इनका जो कब्र था वो अमेठी में है, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। देखिए, जायस इनका निवास स्थान है, इनका कब्र जो है अमेठी में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रहेगा ये बात। पिता की बात करें तो इनका पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज। क्या नाम था? मलिक शेख ममरेज। याद रहेगा, ये टोटल के टोटल परीक्षा में आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। देखिए, तो इनके पिताजी का नाम था मलिक शेख ममरेज, और उनका एक दूसरा नाम भी था मलिक राजे अशरफ। क्या नाम था? मलिक राजे अशरफ। बाबू, मलिक शेख ममरेज का ही दूसरा नाम है मलिक राजे अशरफ। ठीक है, कोई बुलाता था उस नाम से। बाबू, बात करें जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, आप लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, जो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो कुरूप थे। कुरूप का मतलब बुझा रहा है ना, चेहरा में अच्छे नहीं लगते थे, थोड़ा सुंदर नहीं थे, माने उनका थोड़ा चेहरा कुरूप था। कुरूप मतलब होता है देखने में ठीक ठाक नहीं लग रहे थे। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। बाबू, निर्गुण भक्ति धारा का मतलब समझिए बाबू, समझिए वैसी भक्ति जिन्हें भगवान की पूजा नहीं होता हो, लेकिन हाँ, भगवान को यहाँ पर यानी हृदय में बसाकर जो पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, उसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति धारा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। बात समझ में आ रहा है? प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि, यानी कि प्रेम का मतलब समझ में आ रहा है ना, जो ऐसे काव्य लिखते हैं जिनमें प्रेम भरा हो। ठीक है, उन्हें बाएं कान से, देखिए ये है दाएं और ये है बाएं, तो इन्हें बाएं कान से भी
समझिएगा कम सुनाई पड़ता था। देखिए इनमें क्या क्या बाबू कमियां हैं। ये तो पहले कुरूप थे, दिखने में सुंदर नहीं थे, स्मार्ट नहीं थे, और ही बात है कि इनके जो बाएं कान है वो बाएं कान से भी उन्हें कम सुनाई देता था। ठीक है, उनकी बाबू 21 रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं। कितने? 21 रचनाओं के टोटल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है, तो आपको बताना पड़ेगा 21। कहो 21 मिलता है। और उनमें देखिए 21 रचनाओं में से जो प्रमुख है आप देख लीजिए, देखिए ऑब्जेक्टिव निकाल कर टोटल के टोटल आया हुआ है स्टूडेंट। देखिए हम करें, देखिए पहले उसके बाद पढ़िए। तो इनकी 21 रचनाओं में से बाबू देखिए प्रमुख जो है उसमें है पद्मावत, बहुत बार परीक्षा में आया है पद्मावत। देखिए ना समझ में आवत होगा, देखो ना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, एक है देखो ना कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत, है तो तीनों एक ही जैसा है। तो ये बाबू समझिए 21 रचनाओं में से जो परीक्षा में बार बार आ गए हैं टोटल के टोटल आया हुआ है, यानी जो इनके प्रमुख रचना है, ये जो पीला कलर किया गया है ना बाबू, ये वही है जो बार बार परीक्षा में आते हैं। तो याद रहेगा बाबू एक टोटल के टोटल 21 रचना है और उनमें से प्रमुख है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा सामने है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत। आप लोग बता दिया जाए कि आप लोग एक फिल्म देखे होंगे जिसका नाम ही है पद्मावत, और उसके जो हीरो है रणवीर सिंह और रणबीर कपूर दोनों है। तो रणवीर सिंह क्या किए हैं कि वो रोल किए खलनायक का, और जो रणबीर कपूर हैं वो रोल जो किए हैं वो हीरो के किए हैं, आई मीन रतन सेन का किए हैं, और रणवीर सिंह जो है वो रोल किए हैं आप लोगों का अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, आप लोग उस फिल्म को देखेंगे तो ये पूरा इसी पर ही बना हुआ है, और उसमें आप चालू करेंगे फिल्म तो उस फिल्म का में पता चल जाएगा कि जो माने राइटर हैं उनका नाम देगा मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। बात करें यहां से आप लोग का कड़वक, यानी कि पहला पद शुरू होता है। देखिए इसमें पद नंबर 1 है और पद नंबर 2 है। ठीक है, तो पद नंबर 1 में हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिएगा बाबू एकदम पूरा मैं गारंटी देता हूं कि 100% समझ में आ जाएगा, पहली बार ये बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो छंद है, जो पहला दोहा है वो है एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी। बाबू समझिए एक नयन मतलब आपको पता होना चाहिए इनका आंख एगो था, और दूसरी बात है इनके बाएं कान से भी कम सुनाई पड़ता था, और ही बात है कि चेहरे में क्या थे, कुरूप थे, अच्छे नहीं थे। देखिए यहाँ पर तू कह रहा एक नयन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी, यानी कह रहे हैं कि बाबू जो ये लाइन है पहले जान लीजिए, ये प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचा गया है, यानी लिखा गया है, और ये पद्मावत के क्या है, अंश है। आप लोग सामने दिखाई दे रहे पद्मावत इनकी रचना है, हम पहले भी बोले हैं। पढ़िए, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, यानी कवि जो है एक नयन के होते हुए भी, कौन कवि, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, यानी एक नयन के होते हुए भी मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो गुणवान है। गुणवान मतलब समझ में ना, उसमें गुण भरा हुआ है, रहस्य भरा हुआ है। क्यों करे सोई बिमोहा जय कवि सुनी, यानी जो भी कवि के रचनाओं को सुनता है, बाबू कवि को सुनता नहीं है, कवि द्वारा रची गई रचनाओं को सुनता है, कविताओं को सुनता है, वो कवि के प्रति बाबू प्रेम मार्गी हो जाता, नहीं कि मोहित हो जाता है। पुनः जान लीजिए एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, यानी याद रहेगा प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, यानी एक नयन के मलिक मोहम्मद जायसी होते हुए भी गुनी है, गुणवान है। सोई बिमोहा जय कवि सुनी, यानी जो भी समझे, सोई माने जो, सोई मतलब होता है जे माने जय माने जो भी व्यक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के कविताओं को सुनता है वो क्या हो जाता है, बिमोहा, यानी मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, उनके रचनाओं में दम था। समझ में आ रहा है? तो बाबू एक बात जान लीजिए जीवन में,
क्या अपने आप को देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कैसे दिखने में लगते हैं तो कहिएगा जैसे लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि देखिए हम बोल रहे हैं ना, सुंदरता मायने नहीं रखता है, मायने रखता है उसका क्वालिटी, उसका गुण, उसका भर्चू। क्या बताइए, जो हमारे देश के मिसाइल मैन थे एपीजे अब्दुल कलाम, क्या बहुत ज़्यादा सुंदर थे? नहीं, लेकिन हाँ उनके गुणों से लोग याद करते हैं। याद नहीं करते हैं, जाके देखिए हर एक सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट दफ्तरों में उनका तस्वीर लगा हुआ रहता है। जो भी महान हुए थोड़ा उनको चित्रण करिए, क्या वो अच्छे थे माने कि चेहरे में? नहीं, गुण मायने रखता है बाबू, सुंदरता मायने नहीं रखता है। आइए देखते हैं अगला टर्म करें। चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन्ह उजियारा, जग सूझा एक ही नैनाहा, उवा सुख अस नक्तन माहा। बाबू समझिएगा इस लाइन को, बहुत एकदम खतरनाक लाइन है ये सब। देखिए वो कवि जो है थोड़ा भगवान से रूठे हुए हैं, ईश्वर से खफा है। बात समझ में रहा है? बोल रहे हैं कि चांद जैसे जग विधि अवतारा। पहले ये जान लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी ईश्वर से कहते हैं, क्या कहते हैं कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, यानी कि जो भगवान है वो चांद की तरह, चांद जैसा माने चांद के जैसा, जग विधि अवतारा यानी इस जग में यानी संसार में हमें अवतारा यानी कि जन्म दिलाया, हमें बनाया। यानी कि हमको याद रहेगा चांद जैसे, माने देखिएगा लड़का जब जन्म लेता है स्मार्ट लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो ये बोल रहे हैं कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, यानी कि चांद के जैसे इस जग में इस संसार में हमें लाया। लेकिन दीन कलंक किन्हीं उजियारा, लेकिन ईश्वर ने हमें कलंक दे दिए। कलंक क्या किए थे? उनको कुरूप बना दिए थे, एक बाएं कान से काना बना दिए थे, मतलब बुझा कान से नहीं सुनाई देता था, और दूसरी बात है एक आंख आंधा भी बना दिए थे। तो कह रहा दीन कलंक किन्हीं उजियारा, यानी वो हमको लाए लेकिन हमने क्या किए? कलंकित कर दिया। कलंकित क्या किए थे? देखिए जग सूझा एक ही ना नहा, लेकिन बाबू समझे उवा सुख तो ना असनक तन्माहा, यानी कह रहे हैं कि उवा जिस प्रकार सुख जो है, सुख मतलब समझ ना शुक्र ग्रह, बाबू समझिएगा जिस प्रकार से जो शुक्र ग्रह है, आप लोग सामने दिखाई दे रहा होगा शुक्र ग्रह, वो नक्षत्रों के बीच, नक्तन माह का मतलब होता है नक्षत्रों के बीच क्या होता है बाबू समझिए? उवा एकदम प्रकाशित मान है। देखिएगा आप लोगों को कि जो शुक्र ग्रह होते हैं उन्हें भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा किसको बोला जाता है? शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है, आप जान ही रहे हैं। तो उवा सुख अस्तन दोना नक्तन माहा, यानी जिस प्रकार जो सुख है वो नक्षत्रों के बीच में क्या होता है? उदित रहता है। उदित मतलब बुझा रहा है प्रकाशमान रहता है, बाबू समझिए। ठीक उसी प्रकार जो कभी मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, हेलो, वो एक नयन होते ही वो पूरी दुनिया को, जग माने होता है दुनिया संसार को सूझ बूझ गए, यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? देखिए कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, यानी चांद के जैसा इस जग में यानी संसार में उन्हें लाया। कौन? ईश्वर। लेकिन दीन कलंक किन्हीं उजियारा, लेकिन उनमें क्या किए? कलंक कर दिए। क्या? उनका एक आंख गायब कर दिए, बाएं कान से भी नहीं सुना रहा था उन्हें, और उनको कुरूप बना दिए थे। कुरूप मतलब बुझा रहा है ना, दिखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन याद रखिएगा एक नयन होते हुए भी वो कभी जो है ये दुनिया को समझ लिया है। जिस प्रकार से हेलो नक्षत्रों के बीच में जो शुक्र ग्रह उदित रहता है, प्रकाशमान रहता है, ठीक उसी प्रकार ये सुंदर लोगों के बीच में भी ये भी क्या है? उदित है, प्रकाशमान है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए बोल रहे हैं रूप मायने नहीं रखता है, सुंदरता मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपकी क्वालिटी, आपके मेहनत। आप कितना भी बाबू समझ में आ रहा है ना, कितना भी दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन आप बड़े बन जाएंगे ना तो दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। ठीक है, इसलिए मेहनत करिए। आगे देखते हैं। कराए जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। बाबू समझिए, कराए जो लही अम्बही डाभ न होई। पहले ये जान लीजिए प्रस्तुत पंक्तियां जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के क्या है? अंश है।
बाबू समझिएगा। और इसमें जो कवि कहते हैं, कवि कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जी स्टूडेंट जी। देखिए ना, कह रहा जौ लही अम्बही डाभ न हुई। बाबू जब तक, जौ मन होता है जब तक, जो ना जब जौ लही अम्बही ना, सॉरी जौ लही अम्बही डाभ न हुई, यानी जब तक, अम्बही मतलब होता है आम, और डाभ मतलब होता है मुंजरा या मुंजरी, कहते हो ना मुंजर। मुंजर मतलब बुझा रहे ना, अब तो समय है, वो जो आम होते हैं उस पर देखिए ना मुंजर आ जाते हैं। मुंजर मतलब समझ, तभी तो उसमें आम लगेंगे, आम फड़ेंगे, फलेंगे, सॉरी फड़ जाएंगे उसमें। तो जौ लही अम्बही डाभ न होई, यानी जब तक आम में डाभ, डाभ मतलब सर बुझा रहे ना, जो नुकीला नुकीला डाभ नहीं होता है, तो लही सुगंध बसाई न सोई। माऊ समझिएगा, जौ लही अम्बही डाभ न होई, यानी जब तक एक आम में समझिएगा नुकीला नुकीला मुंजरी नहीं आती है, तब तक तो लही जो सुगंध बसाई न सोई, तब तक से उस आम में सुगंध, सुगंध मतलब समझ में आ रहा ना, वही इत्र, बसाई न सोई, तब तक से उसमें इत्र यानी सुगंध नहीं निकलता है। यानी कहने का मतलब है कि उसको सुगंधित होने के लिए उसमें मुंजरा पड़ना जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार बोल रहे हैं कि मैं तो कुरूप हूँ, लेकिन मेरे कुरूप की वजह से ही मुझे पूरी दुनिया जान रही है, क्योंकि मेरे में क्वालिटी है, गुण है। तो वही बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है, जौ लही अम्ब ही डाभ न हो, जब तक से बाबू आम में डाभ नहीं होता है, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक से उसमें सुगंध, सुगंध मतलब समझ में रहा है इत्र यानी सेंट, बसाई न सोई उसमें से नहीं निकलता है। पढ़िए ना एक बार कि प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाभ यानी मंजरी नहीं होती, तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। आप लोग इसका हिंदी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, हम ऐसे मिल आप लोग बताते चले जा रहे हैं, इसका अर्थ हम ऑलरेडी लिख दिए हैं, ताकि आप इस वीडियो को रोक कर यानी स्किप करके आप इसको एक बार पढ़ लें, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा स्टूडेंट, मैं गारंटी देता हूं 100%, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं। करा कीन है समुद्र पानी जो खारा, तो अतेव, समझिएगा, तो अति भयऊ असूझ अपारा। अच्छी बताइए, आप जान रहे हैं ना समुद्र का पानी कैसा होता है स्टूडेंट जी? खरा होता है। खरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ईटीसी बहुत ज्यादा लवण पाए जाते हैं, क्या चीज में? समुद्र के पानियों में, ठीक है। तो कीन समुद्र, समझिएगा, समुद्र पानी जो खारा, जो समुद्र का पानी होता है बाबू, वो क्या होता है? खारा होता है। पानी मतलब पानी। तो अतेव भयु असूझ अपारा, बाबू समुद्र का पानी खारा है। और ये बाबू इस बात को समझ लीजिए, क्या समुद्र के कोई गहराई को माप पाया है अभी तक? नहीं। अभी तो 2026 में सबमरीन जाएंगे उसमें चेक करने के लिए उसकी गहराई कितना है, ठीक है, इंडिया भेजेगा उसको। तो तव अतेव भयु असूझ अपारा, यानी कि बाबू समझिए, किन समुद्र पानी जो खारा, तव अतेव भयु असूझ अपारा, यानी जो समुद्र का पानी है वो क्या है? खारा है, और इसीलिए वो असूझ और अपार है, और बहुत ही भयानक भी है। क्या समुद्र को आप देखकर कहेंगे कि हम तैर के उस पार चल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बिना नपले पानी में कूदेंगे तो पता चलेगा कि क्या चला गया चांद कहाँ, आसमां को छोड़कर। जी देखिए इधर, तो बोल रहे हैं आप लोग जान लीजिए, लाइन जो है पहले ये लिखना जरूरी होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां बाबू समझिए कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि समुद्र का पानी बहुत ही क्या होता है? खारा होता है, और इसीलिए वो बहुत भयानक और असूझ और अपार दिखता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब बाबू असूझ और अपार तो है समुद्र का पानी, लेकिन बाबू उसमें एक क्या है? एक कलंक है कि वो क्या है? खारा है। ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी जी बोल रहे हैं कि मैं तो कुरूप, समझिएगा, मुझे सब कुछ का ज्ञान है, लेकिन भगवान क्या किए हैं? उन्हें कुरूप बना दिए हैं, एक आंख से अंधा बना दिए हैं और बाएं कान से काना बना दिए हैं। तो स्टूडेंट जी बोल रहे हैं जिस प्रकार समुद्र में कलंक है कि उसका पानी खरा होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा भी है, और जिस प्रकार से वो असूझ और अपार है, ठीक उसी प्रकार मैं भी असूझ और अपार हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखें बबुआ, करा जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी आग आकाश, जो समझिएगा आकाशा, फिर से जो समझे, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी आग आकाशा। हम लोग को एक बाबू समझिएगा,
पुराण में यानी कि जो शिव पुराण है उसमें आप देखेंगे तो भगवान शंकर ने यानी शिव जी ने सामने दिखाई दे रहे हैं कौन, महाकाल, ठीक है। उन्होंने क्या किए थे, जो सुमेरु पर्वत है उस पर अपने त्रिशूल से उस पर क्या किए थे, अटैक किए थे। और जैसे ही अटैक किया, अटैक मतलब आक्रमण किए थे, सॉरी वो आक्रमण किए और जैसे ही उस पर क्या किए, प्रहार किए क्या, जैसे त्रिशूल से, तो उसका विनाश हो गया। किसका, सुमेरु पर्वत का। और कुछ ही समय के बाद देखिएगा, आप लोग दिखाई देगा उसमें देखेंगे शिव पुराण तो जैसे ही बाबू वो त्रिशूल से मारे किसको, सुमेरु पर्वत को अपने त्रिशूल की सहायता से, तो बाबू वो सीधे वो सुमेरु पर्वत सोने का बन जाता है। याद रहेगा, ये धरती लोक पर नहीं है, किसी अन्य लोक पर है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी आग आकाशा, यानी बाबू हलो लो, जब सुमेरु पर्वत पर, जब तक सुमेरु पर्वत पर भगवान शंकर के द्वारा त्रिशूल से उनका विनाश नहीं किया गया, उसका नष्ट नहीं किया गया, किसको नष्ट, सुमेरु पर्वत को। याद रखिए फिर से कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, माने जब तक सुमेरु पर्वत को भगवान शंकर ने त्रिशूल से विनाश नहीं किए, नष्ट नहीं किए, भाग कंचन गिरी आग आकाशा, तब तक वो सोने में परिवर्तन नहीं हुआ। यानी वो जैसे ही अटैक करते हैं तब न जाके सोने में परिवर्तित होता है जी। यानी कहने का मतलब है, लोग कहते हैं कि यदि सूर्य की तरह चमकना है, समझ में आ रहा है ना, अरे सॉरी, चंद्रमा की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना होगा। देखिए इधर, तो प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जासी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं, पूरा समझ में आएगा। देखिए ना कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से विनाश नहीं किया गया, भाग कंचन गिरी आकाशा, तब तक वो सोने में बदला नहीं। ठीक है, आगे चले, बोलिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य उसका रिप्लाई दें, ठीक है, ताकि हमको भी और साहस मिले, ताकि आप लोग के बिहार बोर्ड के अच्छे से तैयारी करा सकूं। चलिए आगे देखते हैं। जो लही घड़ी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। अरे वाह, क्या लाइन है, मैं तो खुद ही इससे प्रभावित हुआ हूं कि जो लही घड़ी कलंक न पारा। ए बाबू समझिए, जब तक जो, देखिए घड़ी का मतलब क्या होता है, घड़ी आप लोग समझिए, वो सोना होता है ना, यहां पर देखिए कंचन का मतलब होता है सोना। आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, विज्ञान में, 10वीं क्लास में भी दिया है, 10वीं क्लास में दिया है कि बाबू शुद्ध सोना जो होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। लेकिन शुद्ध सोना से यानी 24 कैरेट सोने से आभूषण बनाया नहीं जा सकता है। पढ़े हैं ना, सही से बताइए, पढ़े हैं, एकदम पढ़े हैं कि शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है और उससे आभूषण बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन 24 कैरेट सोना को बाबू बदला जाता है 22 कैरेट में, और 22 कैरेट सोना में बाबू समझिएगा 22 भाग सोना और 2 भाग उसमें क्या होता है, चांदी मिलाना पड़ता है, ताकि उसकी कठोरता क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिससे आभूषण बनाया जा सकता है। तो बाबू शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए, आभूषण बनाने के लिए उसको पहले आग में तपाया जाता है। कलंक क्या है कि है तो महंगा, बहुत सोना महंगा होता है, लेकिन शुद्ध सोना से आभूषण नहीं बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए स्टूडेंट क्या होता है, वो सब कलंक है उसमें। उसी प्रकार अपने आप को याद रखिए, इस सबसे सभी बातों से तुलना वो अपने से कर रहे हैं श्री मलिक मोहम्मद जायसी जी। ओके स्टूडेंट जी, देखिए ना कि जो लई घड़ी कलंक न पारा, जब तक सोने को बाबू, घड़ी का मतलब होता है वही घड़ा या छोटा सा घड़ा जिसमें सोने को क्या किया जाता है, गलाया जाता है। तो जो लई घड़ी कलंक न पारा, जब तक से बाबू हलो वो सोने को कलंकित नहीं किया जाता है घड़ी में, माने कि वो घड़ा में तपाकर कांच हुई नहीं कंचन कारा, तब तक वो आभूषण बनाने योग्य नहीं होता है, सोना नहीं होता है बाबू। उस सोने के यूज में नहीं लाया जा सकता है। सोना तभी तो ले खरीदेंगे जी जब उससे आभूषण बनाया जा सकता है, नहीं तो क्यों खरीदेंगे, मिट्टी के समान है। आइए ना देखते हैं बाबू, जो लही घड़ी कलंक न पारा, जब तक से सोने गलाने वाले बाबू घड़िया में यानी घड़ा में सोने को तपाया नहीं जाता है, तब तक कांच के समान होता है, वो कंचन नहीं हो पाता है, सोना नहीं हो पाता है।
बाबू समझिए उतना मूल्यवान होते हुए भी उसको तपाया जाता है आग में। ठीक है, तो बाबू इसीलिए ना बोल रहे हैं कि चंद्रमा की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना होगा। देखिए ना, प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया यानी सोना गलाने वाला पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता है तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होता है। कहने का मतलब है बाबू हलो उसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। आप इसका व्याख्या और बढ़ा चढ़ा के कर सकते हैं, आप करिएगा, क्यों नहीं करेंगे, एकदम करिएगा। आगे देंगे, आप लोग का लास्ट टर्न है कि एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जवही कई चाऊ। बउआ ये लाइन बहुत जबरदस्त है। दर्पण देखे ना, इसको मिरर, आप लोग 10 क्लास में पढ़े थे प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन, उसी के आधार पर। और अगर 12th क्लास का स्टूडेंट है तो आप लोग प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन जो भी है आप लोग पढ़े होंगे, साइंस में फिजिक्स में दिया है। ठीक है, तो कह रहा है एक नयन जस दर्पण औत ही निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जवही कई चाऊ। बाबू समझिए कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी वो एक नयन के हैं, इसे मूद के बता रहे हैं, समझिए एक नयन के हैं कवि। कौन? एक नयन के मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन बाबू वो बहुत स्वच्छ और निर्मल भाव के हैं। जिस प्रकार से दर्पण जो होता है, आप दर्पण के सामने जाएंगे ना, दर्पण के सामने मुंह में करीखा लपेट के जाएंगे तो साफा उसमें दिखाई देगा करीखा लपटे हैं, और बहुत स्मार्ट बन के जाएंगे तो उसमें स्मार्ट दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब होता है जो दर्पण होता है, दर्पण किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, आप जैसा है वैसे ही दिखाएगा। सही बात है कि नहीं? आप उसमें बताइए तो बिना बाल झाड़ जाएंगे या उसमें कहेगा बाल झाड़ा गया है, AI है क्या? वो नहीं। तो बाबू कह रहे हैं कि एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, यानी जो कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, याद रहेगा ये लाइन जरूर लिखना है हमेशा। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मैं एक नयन के होते हुए भी मैं हलो स्वच्छ एवं निर्मल, बाबू समझिए, और दर्पण की तरह स्वभाव वाला हूं। बाबू समझिएगा, कभी कह रहे हैं कि एक नयन के होते हुए भी मैं दर्पण की तरह, करा ना कि नयन जस दर्पण है, दर्पण की जैसे हलो बाबू समझिए निर्मल एवं स्वच्छ भाव के हूं, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूं। ठीक है, उनका भाव जो है, भाव मतलब समझ में आया ना कि एक नयन जस दर्पण और ही निर्मल भाव, भाव मतलब होता है भाव, स्वभाव, ये निर्मल स्वभाव के हैं, एक अच्छे स्वभाव के हैं। सब रूपवंत गही मुख जे वही, बाबू हलो समझिएगा, कई चाऊ, यानी सब रूपवंत, यानी जितना भी रूपवंत है, जो सुंदर सुंदर स्मार्ट लोग रहते हैं बाबू, उनसे मिलने के लिए कतारे में खड़े रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं ताकि उनसे कुछ सीख मिले। सब रूपवंत कहीं मुख्य जे वही, बाबू समझिए कई चाऊ, उनके सामने नतमस्तक रहते हैं, ये प्रभु हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए। बात समझ में? रूपवंत यानी कि हम कह सकते हैं रूप मायने नहीं रखता है, मायने रखता है उसका सुंदर, समझिएगा क्वालिटी, उसका भर्चू, उसका गुण स्टूडेंट जी। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इतना मेहनत करिए कि आप बहुत आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पढ़ाई समझ में आया होगा, तो आप इस चैनल को खट सब्सक्राइब करके पूरा बेल आइकन को टन टन दबा दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।